हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हाल ही में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग, बल्कि ये कहा जाए कि गज़ा में रहने वाले हमास और जिहाद इस्लामी की इजराइल, अमेरिका और न जाने कितने दुश्मन मुल्कों से होने वाली 11 दिनों की जंग मौजूदा दौर का एक बड़ा तारीख़ी वाक़या है। 21 मई को जंगबंदी के बाद सबसे पहले फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, फ़ौज के सरबराह और खुफिया एजेंसी शिन बेट के सरबराह ने जंग में इजराइल के जीतने का दावा किया। लेकिन ख़ुद इजराइल के मीडिया में जिस तरह से अपने मुल्क की हार को कबूल किया जा रहा है वो बहुत ही अहम है। हाल ही में मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपके सामने जेरूसलम पोस्ट के ओपिनियन पेज के एडिटर सेठ जी फ्रेंचमैन का एक आर्टिकल पेश किया था, जिसमें उन्होंने ये कबूल किया था कि किस तरह इजराइल के लिए ईरान बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इलाके के लड़ाकू ग्रुप्स गज़ा में हमास और जिहाद इस्लामी, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हशदल शाबी और यमन में हुती अंसारुल्लाह को मिसाइल और रॉकेट्स और हथियारों की टेक्नोलॉजी देकर ईरान ने इस पूरे इलाके में अपना असर बढ़ा लिया है। अब इजराइल के इसी बड़े जर्नलिस्ट सेठ जे फ्रेंचमैन ने बहुत ही अहम मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हालिया जंग में इजराइल किस तरह से हमास के जाल में फंसा है और अब अपने वजूद की जंग लड़ने के लिए मजबूर हुआ है। अब से पहले फ्रेंचमैन के मजमून की बुनियाद पर हमारे एपिसोड को लाखों लोग देख चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें इस एपिसोड में शामिल की गई हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट के ओपिनियन एडिटर सेठ जे फ्रेंचमैन ने अपने एक आर्टिकल में, जिसकी हेडिंग है क्या इजराइल हमास के जाल में फंस गया, बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी हद तक हकीकत के नज़दीक तज्ज़िया पेश किया है। उनका कहना है कि इस जंग ने हिजबुल्लाह और ईरान को मजबूत किया है और हमास अचानक पहले से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय यानी पॉपुलर हो गया है और इजरायली शहरियों पर 4000 रॉकेट दागने पर भी इसकी मजम्मत नहीं की जा रही है। अपने मजमून की शुरुआत करते हुए फ्रेंचमैन लिखते हैं कि गज़ा की जंग शुरू होने से 1 महीने पहले तक इजराइल के लिए हालात बहुत अच्छे थे। अमेरिका की नई सरकार इंसानी हुकूक की हालत बेहतर करने में दिलचस्पी ले रही थी। अब्राहम अमन समझौते भी सही सिमत में आगे बढ़ रहे थे और मिडिल ईस्ट में नए दौर की शुरुआत के हालात दिखाई देने लगे थे। आपको बता दूं कि अब्राहम समझौते के तहत ही इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के समझौते हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तेज़ी से अपने आखिरी दिनों में कराए थे। जेरूसलम पोस्ट अखबार के सेठ जे फ्रेंचमैन आगे लिखते हैं कि हालिया गज़ा जंग के बाद हमास की लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि हमास को सपोर्ट ना करने की वजह से मस्जिद अल अक्सा में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के मुफ्ती मोहम्मद हुसैन को निकाल दिया गया। दूसरी तरफ दुनिया में इजराइल की नुक्ताचीनी करने वाले आर्टिकल छापे गए। इस इजरायली जर्नलिस्ट का कहना है कि चीन ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ कैंपेन चलाई, यहाँ तक कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट नज़रिए के लीडर्स ने इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नस्लवादी हरकतें कर रहा है, इसलिए इजराइल को हथियारों की बिक्री रोक देनी चाहिए। सेठ जे फ्रेंचमैन का कहना है कि अब तो अमेरिका के अंदर ईसाइयों के बीच भी इजराइल का सपोर्ट बहुत कम हो गया है, जबकि हमास की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि अब से पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब तो हालत यह है कि इजरायली शहरों पर 4000 मिसाइल फायर करने पर हमास की नुक्ताचीनी नहीं की जा रही है। कुछ मुल्कों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि हमास के बारे में उन्हें अपनी पुरानी पॉलिसी बदलनी होगी। वो आगे लिखते हैं कि इस बीच हिजबुल्लाह और ईरान की ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी CNN टीवी चैनल पर खुलकर इजराइल की मुखालफत करते दिखाई दिए। तुर्की भी इजराइल को सज़ा देने और अलग थलग करने के ईरान के कैंपेन में शामिल हो गया। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों ने हमास की फतह का जश्न मनाया।
आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में है, जहां हमेशा इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती हैं। उसके बावजूद वहां फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। ये बड़ा बदलाव है। फ्रेंचमैन आगे लिखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ऑर्गेनाइजेशनों ने इजराइल के नस्लवाद यानी रेसिस्ट होने की बात शुरू कर दी है। इजराइल के मुखालिफों का कहना है कि अब इजराइल को मिटा देने के हालात पैदा हो गए हैं। वो आगे लिखते हैं कि इजराइल ने 2014 में हमास को पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। यहाँ तक कि मिस्र ने भी हमास की मदद करना रोक दी थी। उसके बहुत कम सपोर्टर्स बचे थे। बाद में हमास के लीडर्स ने 2019 और 2020 में तुर्की, ईरान, मलेशिया और कुछ दूसरे मुल्कों के दौरे करके सपोर्ट हासिल करने की कोशिश तेज की थी। वो लिखते हैं कि इस बीच इजराइल अरब मुल्कों से समझौते करने और ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि बाइडन के हुकूमत में पहुँचने से परेशान तुर्की भी इजराइल से समझौते की बात करने लगा था। जब बाइडन ने हुकूमत संभाली तो अमरीकी हुकूमत से इजराइल का बहुत करीबी कोऑपरेशन चल रहा था, मगर बाइडन जैसे जैसे अपनी पॉलिसीज़ पर आगे बढ़े, इजराइल के लिए हालात सख्त होते गए। इजराइल के अंदर ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को नस्लभेदी कहा, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी यही ऐलान करने की तैयारी कर ली। इस बीच इजराइल इलेक्शन के क्राइसिस में डूबता चला गया। दूसरी तरफ कुद्स में हालात ख़राब होने लगे। रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो झड़पें भी शुरू हो गईं। सारी दुनिया का ध्यान इस तरफ फोकस होने लगा और हमास ने यरूशलेम के फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत करने का ऐलान कर दिया। साथ ही इजरायली अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट लिखते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को आतंकी यानी टेररिस्ट सरकार कहा। ईरान की IRGC, लेबनान का हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास ने भी इजराइल को सख्त धमकियां दे डाली। अब हालात और भी ख़राब हो गए। इजराइल ने 10 मई को हमला करने की तैयारी की तो उस वक्त तक हमास ने हज़ारों मिसाइल अस्कलान, अशदोद और तेल अवीव पर फायर करने के लिए तैयार कर लिए थे। ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल की सिक्योरिटी हालत को आजमाने का इरादा किया और इजराइल गजा के जाल में फंस गया। आपको बता दूं कि ऐसे वक्त में जब इजरायली मीडिया और साबिक फौजी जनरल इस जंग में अपनी हार कबूल कर रहे हैं, अब इजरायली सरकार के ज़रिए कुछ ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे इजराइल की कमज़ोरी नज़र आ रही है। बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम में शेख जर्राह से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने की कार्रवाई, जिसकी वजह से बाद में वाक़यात ने जंग की शक्ल इख्तियार कर ली, वहाँ तो इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा ही दी थी। अब इजराइल ने यरूशलेम के एक और फ़िलिस्तीनी अरब मोहल्ले सिलवान से उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इजराइल की एक अदालत ने ईस्ट यरूशलेम के सिलवान इलाके से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने के ऑर्डर पर अमल रोक दिया है। अदालत में जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी तो उसके बाहर फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वाले इस मोहल्ले के असल रहने वालों के सपोर्ट में नारे लगा रहे थे। इस दौरान फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वालों और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें हुई, जिसमें कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। आपको बता दूं कि इजराइल और ज़ायोनी यहूदी अलग अलग बहानों से फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों और घरों को उजाड़ कर उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं और इसके लिए अदालतों के दिखावटी फैसलों का भी सहारा लिया जाता है। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है, जिसके लिए शहर के पुराने इलाके और मस्जिद अल अक्सा के आसपास के इलाकों से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है। इस बीच गजा के फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने इजराइल को सख्त धमकी दी है कि अगर बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अल अक्सा के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो उसे इसके बाद हालिया लड़ाई से भी ज़्यादा सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड ने हाल ही में बताया था कि इजरायली सरकार गजा जंग में जीतने के दावे कर रही है, लेकिन उसके एक रिटायर्ड इजरायली जनरल इसहाक ब्रीक ने कबूल किया है कि गजा जंग में इजराइल की हार हुई है। उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा है कि सरकार को गजा से फायर किए जाने वाले रॉकेटों और मिसाइलों को रोकने में हार का मुंह देखना पड़ा है और ये कि इजराइल फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ कई मोर्चों पर जंग नहीं लड़ सकता। इजराइल ने जंग के दौरान गजा पट्टी पर भारी बमबारी की, लेकिन ये नज़रिया पूरी तरह से नाकारा साबित हो चुका है कि हवाई हमलों के जरिए जंग जीती जा सकती है। इसहाक ब्रीक ने जोर देकर कहा है कि कई
मोर्चों पर होने वाली जंग इजरायली फौज के लिए एक हकीकी तबाही होगी और हम उसे नहीं रोक पाएंगे। इसी बीच खबर है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC आज ही एक रेजोल्यूशन पर वोटिंग करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इजराइल को हथियार बेचने के खिलाफ अपील की जाएगी और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जंगी क्राइम्स की जांच के लिए एक परमानेंट जांच आयोग बनाए जाने के लिए कहा जाएगा। अगर 47 मुल्कों की मेंबरशिप वाले UNHRC की खास मीटिंग से इसको मंजूरी मिल जाती है तो ये जांच आयोग 13 अप्रैल 2021 से पहले और बाद में हुए वाक़यात की जांच शुरू कर देगा। ये पहली बार होगा जब UNHRC यूनाइटेड नेशंस के किसी मेंबर मुल्क के बारे में एक परमानेंट जांच कमीशन बनाएगा। आपने देखा कि इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट के जर्नलिस्ट सेठ जे फ्रेंचमैन ने काफ़ी हद तक उन हकीकतों को कबूल किया है कि इस जंग में इजराइल को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और कितनी बड़ी हार हुई है। साथ ही इजराइल के फॉर्मर मिलिट्री जनरल इसहाक ब्रीक भी ये कबूल कर रहे हैं कि अगर कई तरफ से हमले होने शुरू हो जाएं तो इजराइल उनका सामना नहीं कर सकता। ये सब इजराइल की नाकामियां ही समझी जाएंगी। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है और इजरायली खुद ये मान रहे हैं कि हमास अब कहीं ज़्यादा पॉपुलर है और उसके ज़रिए इजराइल पर 4000 रॉकेट्स दागे जाने के बाद भी उसकी नुक्ताचीनी कोई नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और हमास के लीडर इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार ने इजराइल की तबाही की भी धमकी दे डाली है। ऐसे में दुनिया को इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर मिडिल ईस्ट में बार बार जंगें क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या है। इन जंगों का नुकसान पूरी दुनिया को भरना पड़ता है। आखिर में आप बताइए कि इन हालात में आप क्या समझते हैं कि इजराइल का फ्यूचर क्या होगा? क्या अगर पूरे इलाके की रेजिस्टेंस फोर्सेस हमास और जिहाद इस्लामी की सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ जंग में शरीक हो जाएं तो उसका क्या अंजाम होगा? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।